हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी आप रिवीजन को लेके काफ़ी परेशान होंगे, तो ये लेक्चर आपके कंप्लीट रिवीजन को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, जिसमें हम लोग कुछ घंटों में पूरा बॉटनी रिवाइज करेंगे बच्चों। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस पूरे लेक्चर के दौरान ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, क्या कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, कौन से लैंग्वेज को आपको ध्यान रखने हैं, कैसे नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपको परेशान करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर को डिजाइन किया जा रहा है बच्चों, और ये आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिफोर नीट एग्जामिनेशन, जिसमें कुछ ही दिन बच गए हैं, आप इस लेक्चर को जरूर गो थ्रू करके जाएं। और आप जहां भी हो, इवन आप ट्रेवलिंग के दौरान भी इस लेक्चर को सुन सकते हैं, और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल ये लेक्चर होने वाला है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले तो इस पूरे पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ये है कि अर्ली मैन कैसे लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को पता करते थे, क्या कॉमन फीचर को लेते थे। तो उनके साथ जो था बच्चों, वो ये था सेंस ऑफ अवे और फियर। ओके, तो ये सारी चीजें। और यहाँ पे जो लैंग्वेज है आपको फंसाया जाएगा, वो ये है कि इनएनिमेट जो टर्म होता है बच्चों, वो नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, और लिविंग के लिए हम लोग एनिमेट टर्म यूज करते हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, वो ये है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू क्या होता है बच्चों? तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ये होता है जिसमें केवल हम लोग ह्यूमन को सेंटर में रखते हैं, और ह्यूमन के रेस्पेक्ट में हम लोग सारी चीजों को वैल्यू करते हैं, जैसे उसके यूटिलिटी के बेसिस पे, उसके रिलीवेंस के बेसिस पे, और वो कैसे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए रेलिवेंट है और इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के अंदर। तो कुछ सोसाइटी ऐसे थे जो इस कंसेप्ट को भी देखते थे। अब बाकी आती है बच्चों, यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आया वो ये आया कि सिमिलरिटीज अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली क्या होता है बच्चों? हॉरिजॉन्टली होता है अक्रॉस सेम जनरेशन। वर्टिकली क्या होता है बच्चों? तो अक्रॉस डिफरेंट जनरेशन। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टली जैसे दो फ्रेंड है, सेम एज ग्रुप के हैं, तो ये सेम जनरेशन हो गया। अगर डिफरेंट जनरेशन के बारे में बात करें, तो मान लीजिए आप हो गए, फिर आपके पेरेंट्स हो गए, तो ये डिफरेंट जनरेशन वाली जो चीजें हैं ये वर्टिकली आती हैं। तो ये इस बेसिस पे भी बहुत ज्यादा चेंज आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो ये है कि साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अर्नस्ट मेयर का, जो बहुत पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। तो अर्नस्ट मेयर को हम लोग डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी के नाम से जानते हैं। एक ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इन्होंने डेफिनेशन ऑफ करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज दिया था, और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो ये दो तीन टर्म आपके दिमाग में होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बच्चों चैप्टर की तरफ। तो इस पूरे पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और टर्म है जो हमें आना चाहिए, वो ये है कि जो पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इंडीड इज लाइफ। तो इस बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो इम्प्लिसिट क्वेश्चन है। एक तो है बच्चों जो टेक्निकल वन है, और वो आंसर बताता है लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए। और सेकंड जो है फिलोसफिकल वन है, वो उसमें हम लोग बहुत डीप में चले जाते हैं, फिर वहां पे हम लोग पर्पस ऑफ लाइफ और बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन हम लोग बीइंग अ साइंटिस्ट और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एक्चुअली लिविंग इज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग साइंटिफिक अप्रोच को यूज करेंगे, और वो है बच्चों टेक्निकल वन अप्रोच। और ये जो सेकंड वाला है फिलोसफिकल वन, इसको हम लोग नहीं अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे ही आप इस पे आ जाते हैं तो आपका शुरू हो जाता है चैप्टर बच्चों। और चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि लिविंग क्या है, इसके बारे में बहुत सारे कैरेक्टर, डिफाइनिंग फीचर एक साथ मिक्स करके दिए हुए हैं। आने वाले चैप्टर में आपको अगर रिवाइज करना है तो सबसे बेस्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी पढ़ाया गया पूरे साल में, उसमें आपको ध्यान रखना है क्या है कैरेक्टर, कौन है डिफाइनिंग फीचर, अगर कोई कैरेक्टर है तो कैरेक्टर क्यों है, अगर कोई डिफाइनिंग फीचर है तो डिफाइनिंग फीचर क्यों है। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, और माउंट अ सुटेबल रेस्पॉन्स कम्स टू आवर माइंड। ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ और फीचर हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट, इमरजेंसी, ये सारी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब ग्रो करते हैं। अब हम लोग सबसे पहला फीचर देख रहे हैं बच्चों, ग्रोथ।
अभी हमें पता करना है कि ये डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टर है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो डिफाइनिंग फीचर होता है बच्चों, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है लिविंग के लिए, तो केवल और केवल लिविंग में होना चाहिए, नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको सोचना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है नॉन लिविंग के लिए, तो केवल और केवल नॉन लिविंग में होना चाहिए, लिविंग में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट आपको सोचने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, जो कि आपको पता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ऐसे ही मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, सारी चीजें। प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एनिमल में ग्रोथ जो होता है बच्चों सर्टेन एज तक होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब यहाँ पे बोला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है सेल डिवीजन से। इसको आप काफी आसानी से इन विट्रो मतलब जो लैब के अंदर कल्चर करते हैं उसमें आप देख सकते हैं, सिंपली काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे कुछ अंग्रेजी के टर्म यूज किए गए हैं, जहां पे बोला जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको एक्सक्लूसिव का मतलब समझना है बच्चों। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है, दोनों को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं भाई? तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं हायर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन भाई यूनिसेलुलर में जाएंगे हम लोग, तो वहां पे ग्रोथ रिप्रोडक्शन दो अलग अलग टर्म नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो बॉडी मास है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं ग्रोथ, तो इस हिसाब से नॉन लिविंग भी ग्रो कर जाता है। इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन बिल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये सब भी ग्रो करेंगे। लेकिन इस तरह के जो ग्रोथ होते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा होते हैं बच्चों, वो होता है कैसे? एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल। अब यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिस इज नोन एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बाहर से हम लोग ग्रोथ करा रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ एक्चुअल में लिविंग के लिए क्या है? तो लिविंग के लिए ग्रोथ जो होता है बच्चों वो इंट्रिंसिक होता है। लिविंग के लिए ग्रोथ क्या होता है बच्चों? इंट्रिंसिक, मतलब ग्रोथ जो हो रहा है वो ग्रोथ हो रहा है फ्रॉम इनसाइड। ओके, दैट्स व्हाई ग्रोथ therefore cannot be taken as a defining property of living organism। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों? इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग, क्योंकि ये केवल नॉन लिविंग के अंदर ही एक्सट्रिंसिक ग्रोथ पाया जाता है। अब बोला गया है कि ये सारी चीजें तो चलो ठीक है भाई, इसके बाद हमें पता चल चुका है कि ग्रोथ क्या है? कैरेक्टर है, और डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ऐसे ही रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? तो ये रेफर करता है टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। और अगर हम लोग बात करें मल्टीसेलुलर में, तो ये रेफर करता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे आपको केवल एग्जांपल पे फोकस करना है, जैसे फंजाई एसेक्सुअल स्पोर, आप ध्यान रखें। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट और हाइड्रा, आपको ध्यान रखना है बडिंग। प्लेनेरिया में आपको याद रखना है ट्रू रीजनरेशन। आपको फंजाई में याद रखना है प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, ये सब, और फिलामेंटस एल्गी, ये सब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा सकता है। जब हम लोग बात करते हैं बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, तो रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है ग्रोथ का। मतलब ये है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग टर्म नहीं है, मतलब ये दोनों इंक्लूसिव है। किसके लिए? स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया और बाकी सारी चीजें। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। ओके, अब आगे यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ को हमने कैरेक्टर मान लिया, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी हमारे लिए कैरेक्टर है, डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? ऑल्दो रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलता है, ये इसलिए डिफाइनिंग नहीं बना क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर भी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए। ओके, तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन को भी हम लोग ऑल इंक्लूसिव, मतलब ये सबके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, मतलब सारे लिविंग के लिए नहीं है ये, क्योंकि लिविंग में भी कुछ एक्सेप्शन है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग बच्चों क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी क्या है? एक कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब बोला है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे बड़े जितने भी केमिकल होते हैं ये हमेशा बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं अदर बायोमोलिक्यूल के अंदर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा जा चुका है एनसीईआरटी में कि सारे प्लांट, एनिमल, फंजाई और माइक्रो सब मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और एक और
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखी हुई है कि किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग के अंदर होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो चीजें क्लियर हो जाती है कि मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा लिविंग के लिए। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग बाहर भी देख सकते हैं, बॉडी के बाहर भी, सेल फ्री सिस्टम में, यानी कि ये बात की जा रही है इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन का। और जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है बच्चों। तो वो बोल रहा है कि नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो ये पॉइंट आप कैसे समझेंगे? तो देखो बच्चों, कोई भी रिएक्शन कराने के लिए हमें इंजाइम चाहिए, और इंजाइम जो होता है बच्चों वो लिविंग स्टेट में होता है। तो इंजाइम की वजह से तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई ये लिविंग है, लेकिन ये जो प्रोसेस कराया जा रहा है इन विट्रो के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर कराया जा रहा है, जो कि नॉन लिविंग है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है बच्चों, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग होता है। ओके, और मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिना किसी एक्सेप्शन के। लेकिन जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है इन विट्रो, रिएक्शन हो जाएगा भाई लिविंग, क्योंकि रिएक्शन में यूज हो रहा है एंजाइम। लेकिन ये जो पूरा बात करेंगे इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब के अंदर कंडक्ट कराया जा रहा है, ये नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग होगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग हो जाता है और रिएक्शन तो हमेशा लिविंग ही होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टर्म यूज किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरेक्शन से केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब ये सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बनता है, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन विद इन द सेल हो रहा है, जो आगे चल के टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज किया गया है। तो अभी तक आपको दो डिफाइनिंग फीचर मिल गए होंगे बच्चों, एक तो मेटाबॉलिज्म और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है सारे लिविंग का, वो है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉन्शियसनेस। और सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, ये सब लोग सेंस करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट को लेके। और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग, आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो ये ध्यान रखना है ओनली फॉर ह्यूमन। जब आपसे पूछा जाए कॉन्शियसनेस, तो ये हो जाएगा लिविंग का डिफाइनिंग फीचर। ओके, तो ये दो चीजें आप क्लियर रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वो पेशेंट इन कोमा, तो इसमें ध्यान रखना है कि भाई ये लिविंग या नॉन लिविंग, तो सेम वही कंडीशन, आइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैसे? क्योंकि जो पेशेंट होता है बच्चों कोमा में, वो तो ब्रेन डेड होता है, और जो पेशेंट कोमा में जा रहा है भाई, वो ह्यूमन के बारे में बात किया जा रहा है। जो पेशेंट है जो कोमा में, वो ह्यूमन के बारे में बात किया जा रहा है। और यहाँ पे लिख भी दिया है पेशेंट के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ह्यूमन के केस में बच्चों हम लोग जो डिफाइनिंग मानेंगे वो सेल्फ कॉन्शियसनेस मानेंगे। और वैसे भी उस पेशेंट को हम लोग वर्चुअल सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं, तो इसलिए उसको हम लोग तभी तक लिविंग रख सकते हैं जब तक वर्चुअल सपोर्ट है। और उसको लिविंग हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस है, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, और सेल्फ कॉन्शियसनेस ही डिफाइनिंग फीचर होता है। इसलिए इसका भी आंसर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। अब इस पूरे पैराग्राफ से आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या क्वेश्चन आएगा बच्चों? वो ये आएगा कि ये जो भी लिविंग फिनोमेना होता है, लिविंग तभी डिफाइन होगा जब इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, इंटरेक्शन से इमर्जेंट प्रॉपर्टी आता है हायर लेवल पे। फॉर एग्जांपल सेल इंटरेक्ट करके टिश्यू बनाया, तो टिश्यू हायर लेवल पे आया कि नहीं आया? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से स्टेटमेंट आएंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल, मतलब सिंगल सेल में टिश्यू का प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये इंटरेक्शन से बनता है। ऐसे ही सेलुलर ऑर्गेनेल का जो प्रॉपर्टी होता है बच्चों, वो नहीं प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल में, लेकिन अराइज कैसे होता है? तो इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। और हम लोग बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम जो कैपेबल है रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वेरिंग डिग्रीज। तो ये पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डिफाइनिंग फीचर कौन है, कैरेक्टर कौन है, और क्यों कैरेक्टर है और क्यों डिफाइनिंग फीचर है। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या क्या है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इस पूरे पैराग्राफ में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कितना है नंबर ऑफ स्पीसीज, 1.7 टू 1.8 मिलियन। इकोलॉजी के अंदर 1.5 दिया है, तो आप भी एवरेज
ध्यान रख सकते हैं। और बायोडाइवर्सिटी आपको पता ही है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए हैं, इसको हम लोग इस सीक्वेंस में नहीं, थोड़ा अलग सीक्वेंस में पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी को पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, फिर हम लोग इन सब चीजों पे आएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों वो ये है कि हमें कुछ मेथड बनाना होगा ताकि इतनी ज्यादा जो डाइवर्सिटी है उसको हम लोग पढ़ सके। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। ओके, अब क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्लासिफाई करते हैं सारी चीजों को। अब उसमें जो भी साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरी जो हम लोग बनाए थे उसके लिए, उस साइंटिफिक टर्म को बोलते हैं बच्चों हम लोग टेक्सा। अब टेक्सा क्या करता है, इंडिकेट करता है कैटेगरी को वेरियस डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। जैसे हमने बोला एनिमल, मैमल्स, डॉग सब टेक्सा है, लेकिन हम लोगों को पता है डॉग एक मैमल है और मैमल एक एनिमल है। लेकिन ये जो एनिमल, मैमल्स, डॉग है, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सा को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। अभी हम लोग थोड़ी देर में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्टार्ट करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल दिखेगा। ओके, अब शुरू कर ही देते हैं बच्चों टेक्सोनॉमी। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग टेक्सा में क्लासिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। इसमें क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, आपसे पूछ ले बेसिस क्या है, तो ध्यान रखना है एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर। जो आप स्किप कर देंगे वो ये है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, और ये बेसिस बनाता है मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज का। अब ये देखिए आपसे स्टेप भी पूछता है बच्चों। सबसे पहले तो उसको कैरेक्टर देंगे, फिर कैरेक्टर्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे और फिर नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे सिलेबस से रिमूव किया जा चुका है वो है टेक्सोनॉमिकल एड्स, जो आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है, तो उसको हम लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब बोला है टेक्सोनॉमी बिल्कुल नया नहीं है भाई, ह्यूमन को बहुत पहले से इन सब चीजों को लेके पता था, क्या रेफरेंस है अपने यूज के अनुसार। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नया ब्रांच बनता है बच्चों, वो ये है सिस्टमेटिक्स का, जो कि डेराइव हुआ है लेटिन वर्ड सिस्टेमा से, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, और आपको ध्यान रखना है सिस्टमेटिक्स के अंदर क्या आता है, तो ये पूछा जाएगा आपसे टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, अब हम लोग आ चुके हैं क्लासिफिकेशन पे, जहां पे यूज करने वाले हैं हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो तीसरे स्टेप पे हम लोग आ चुके हैं बच्चों क्लासिफिकेशन पे। यहाँ पे बोला भी गया एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप होता है, जहाँ पे हर स्टेप रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, और कैटेगरी पार्ट होता है ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का। और यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये रिप्रेजेंट करता है रैंक को, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्सॉन, प्लूरल इसका टैक्सा होता है। अब यहाँ पे इंसेक्ट का एग्जांपल लिया गया है, जिसमें 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। मतलब ये कि इंसेक्ट रिकॉग्निजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, जिसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एक रैंक दे सकते हैं, कैटेगरी दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों की ग्रुप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, कैटेगरी फर्दर डिनोट करता है बच्चों रैंक को, अभी बताऊंगा आपको, और रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये स्टेटमेंट सबसे फेमस कि कैटेगरी जो होता है वो केवल और केवल उसमें बायोलॉजिकल इंटाइटीज नहीं लिया जाता है, एंड मतलब बोला ये जा रहा है कि टेक्सोनॉमिक ग्रुप और जो कैटेगरीज होते हैं वो क्लियर बायोलॉजिकल इंटाइटीज होते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे कैसे क्लासिफाइड है। उसमें केवल और केवल उसके मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स का ग्रुप तक नहीं होता है, उसमें एक्सटर्नल फीचर्स ये सारे ग्रुप तो होंगे, उसको जोड़ के तो बनाया ही जा रहा है, कैरेक्टर किया ही जा रहा है, लेकिन साथ में उसका डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इंटाइटीज होता है, अलग अलग लेवल पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे बोला है टेक्सोनॉमिक स्टडी जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म है उससे डेवलपमेंट हुआ कॉमन कैटेगरी, जैसे हो गया बच्चों किंगडम, फाइलम, डिवीजन। ओके, तो इन सब चीजों को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब फिर से आपको जो कंफ्यूजन है बच्चों वो दूर कर देता हूं कि स्टेप के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, तो सबसे पहले हमें कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। अब इसमें अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात किया गया है। सबसे पहला तो स्पीसीज है, जिसमें इसका बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज अर्नस्ट मेयर ने दिया था, जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। तो ये आपको डेफिनेशन एक ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए कि एक जीनस के पास वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, जिसके पास मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रहा जीनस। ओके, तो इसके स्पीसीज हो गए लियो, टिग्रिस, पार्डस, लायन, टाइगर और लियोपार्ड। ये सारे आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बोला गया है, जैसे आप देख सकते हैं पैंथेरा, लियो, लायन,
ओके। और ऐसे ही आपको ट्यूबरोसम, लियो, ये सब स्पेसिफिक एपिथेट हैं। और जो कि पहला वर्ड है मेंजिफेरा सोलेनम, ये सब जेनेरा है। ओके, तो यही लाइन बोला है कि जीनस के पास एक और एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है प्लांट के केस में मिलोनजेना, नाइग्राम और ट्यूबरोसम, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब जीनस के अंदर बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है जिसमें ज्यादा मोर कैरेक्टर कॉमन है स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा से। तो यही लाइन तो समझना है। ये है बच्चों स्पीसीज, सॉरी जीनस, ये रहा बच्चों जीनस, ये रहे स्पीसीज। अब बोल रहा है कि ये जो लियो और टिग्रिस स्पीसीज है इस जीनस के, पेंथेरा जीनस के, इनमें ज्यादा सिमिलरिटी होगा इन कंपेरिजन टू जीनस ऑफ अदर स्पीसीज। ओके, इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। तो ये रहा बच्चों स्पीसीज, और ये किसका है? अदर जेनरा का है। तो इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो कम सिमिलरिटी मिलेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये बोला ये जा रहा है फर्स्ट लाइन में, जो कि काफी कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान रखना है बच्चों कि लियो टिग्रिस में ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगा इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा दैट इज फेलिस। तो इसके कंपैरिजन में तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और बाकी जैसे हम लोग सेल से टिश्यू बनाते हैं वैसे ही स्पीसीज मिलके जीनस, जीनस मिलके फैमिली, ऐसे फैमिली मिलके ऑर्डर, बाकी सारी चीजें बनते रहेंगी। तो फैमिली के बारे में बात करें तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है जिसमें स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं भाई, पूरे पैराग्राफ से आपको ध्यान रखना है। सोलेनेसी फैमिली है, इसमें कौन कौन आएगा? तो डीपीएस याद कर लें, धतूरा, पेटुनिया और सोलेनम। ऐसे ही फेलिडी फैमिली है, इसमें पेंथेरा और फेलिस आ जाएंगे। कैनेडी फैमिली है, इसमें डॉग आ जाएगा। तो आपको याद कैसे रखना है कैट और डॉग में? तो डॉग का काम होता है भाई बाइट करना, काटना, तो काटने से आप याद रख सकते हैं कैनेडी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी इसके अलावा जो इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फैमिली को कैरेक्टराइज किस बेसिस पे किया गया है, तो बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो ये ध्यान रख लेना बच्चों। ऑर्डर पे आते हैं तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, कन्वल्वुलेसी सोलेनेसी ऑर्डर पोलिमोनियल्स, फेलिडी कैनेडी ऑर्डर कार्निवोरा। अब ये असेंबलेज है फैमिलीज का, यहाँ पे किस बेसिस पे किया गया है, तो पोलिमोनियल्स ऑर्डर जो है बच्चों फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे। इतना ही पूछा जाएगा आपसे। बाकी क्लास में रिलेटेड ऑर्डर आते हैं, जैसे प्राइमेटा हो गया, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गुरिला, गिवन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फाइलम के बारे में बात करें तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विथ मैमल्स। एंड नेक्स्ट हायर कैटेगरी कल्ट फाइलम। तो आपको ध्यान रखना है एनिमल के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइलम, लेकिन प्लांट के लिए जो हायर कैटेगरी होता है बच्चे उसको बोलते हैं डिवीजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ चुके होंगे। ऑल दी जो बेसिस होता है कॉमन फीचर, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ओके, डोर्सल की जगह वेंट्रल लिख देगा, हॉलो की जगह सॉलिड लिख देगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये है बच्चों टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, तो ये एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये ऐसे ये सबसे हाईएस्ट रैंक को रिप्रेजेंट करता है किंगडम। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर। जितना नीचे आप जाएंगे टेक्सा के अंदर उतना ज्यादा आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा टेक्सॉन के अंदर शेयर होते हुए। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम होगा डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। ओके, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों वो ये है, ये टेबल, जो टेबल गिवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, तो भाई फैमिली ह्यूमन की होमिनिडी है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मेमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है। ओके, ऐसे ही हाउस फ्लाई के बारे में बात करें तो आपसे ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप याद रख सकते हैं म्यूजिक दिया क्या, क्या याद रखेंगे? म्यूजिक दिया क्या। तो मस्का, ये फैमिली हो गई बच्चों मस्केडी। ओके, आप याद कर सकते हैं इन दोनों को एक साथ रख के, मस्केडी हो गई इसकी फैमिली। ऑर्डर हो गया बच्चों डी से, दिया में डी से हो गया डिप्टेरा, आई से हो गया इंसेक्टा, ए से हो गया आर्थ्रोपोडा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों बात करते हैं मैंगो का, तो मेंजिफेरा इंडिका। अब इसमें आप मास याद रखें तो मेंजिफेरा एनाकार्डियसिस सेपिनेडल्स, इतना ही गलती होता है बाकी और कुछ नहीं। तो सेपिनेडल्स पे आप फोकस करें, और वीट के अंदर पोएसी फैमिली और पोएल्स ऑर्डर पे फोकस करें। ओके, इतना ही आपके लिए काम का है। तो हमने खत्म कर लिया बच्चों क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। लास्ट में आते हैं बच्चों, जो सबसे लास्ट टॉपिक है इसका वो है बच्चों नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में आपको बस रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आने चाहिए, आईसीबीएन
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो लेटिन में होते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ओके, और लेटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको जब भी हम लोग हैंड रिटन करते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंजीफेरा इंडिका है। ओके, तो इसको जब हम लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जब भी इसको लिखेंगे, और इसको प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में ताकि इसका लेटिन ओरिजिन को इंडिकेट किया जा सके। ओके, और लेटिन ही क्यों यूज करता है, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज अभी कोई यूज नहीं करता है, तो किसी के भावनाओं को आहत नहीं पहुंचेगा कि भाई हिंदी क्यों यूज किया, इंग्लिश क्यों यूज किया, ऐसा नहीं होगा। ओके, फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, जी अल्फाबेट में पहले आता है, तो पहले जीनस फिर स्पीसीज। ओके, अब स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, तो देखो बच्चों ये इंडिका जो है एपीज में भी आता है, तो स्पेसिफिक एपिथेट बताता है कि ये जो है बच्चों स्पीसीज विद इन दैट जीनस, मतलब इस जीनस के अंदर आने वाली ये स्पीसीज है। और जब इसको हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं और प्रिंट किया जाता है बच्चों इटैलिक्स में ताकि इसके लेटिन ओरिजिन को दिखाया जा सके। और पहला जो है वो जीनस है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं, और ये जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड।